नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे काव्य शास्त्र के बारे में। भारतीय काव्य शास्त्र और उनके जो आलोचना के जो प्रमुख जो आचार्य हैं उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो साथियों, आप को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी और आप तक पहुंच रही होगी। तो इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे हम काव्य शास्त्र की। किसकी बात कर रहे थे हम? काव्य शास्त्र। हम काव्य शास्त्र के बारे में जो मेन आलोचक है, जो मेन विद्वान है, उनके बारे में यहाँ अध्ययन करने को जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए साथियों। हम बात करते हैं पहले जो प्रथम जो भरत मुनि है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे, भरत मुनि के बारे में। ठीक है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। कि देखिए, इसकी जो मेन जो बात है, जो अच्छी बात है, वो है कि ये संस्कृत काव्य शास्त्र का, यानी संस्कृत काव्य शास्त्र का संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है, यानी पहला आचार्य माना जाता है। ये सबसे आपको पहली बात याद रखनी है कि आपसे पूछे कि संस्कृत का पहला आचार्य कौन है, तो आपको बताना है कि भरत मुनि जी है। उसके बाद बात करते हैं। तो भरत मुनि है, जो भरत मुनि है, इनका जो समय है वो द्वितीय शताब्दी माना है। कौन सा माना है? यानी द्वितीय शताब्दी, सेकंड शताब्दी। इनका भरत मुनि का जो समय काल है वो द्वितीय शताब्दी माना गया है। और ये किसने माना है? ये आचार्य बलदेव उपाध्याय ने। किसने माना? ये आचार्य बलदेव आचार्य बलदेव उपाध्याय ने माना है। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें भरत मुनि जी के बारे में, तो भरत मुनि की जो प्रसिद्ध रचना है वो है नाट्य शास्त्र। इनकी रचना का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। ठीक है, आपको पता होगा मेरे ख्याल से। ये है नाट्य शास्त्र। ठीक। और आचार्य भरत ने जो नाट्य शास्त्र है, इसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया है। यानी नाट्य शास्त्र में क्या है कि इसमें जो नाटक के जो सभी पक्ष है, नाटक, नाम भी इसका नाट्य शास्त्र है तो नाटक की बात करेगा, तो नाटक के जो सभी पक्ष है उनका विवेचन किया गया है। यानी सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें इसकी, कि जो आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है। यानी इसे जो नाट्य शास्त्र है ना, उसे क्या कहा गया है? पंचम वेद। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, पंचम वेद भी कहा गया है। उसके बाद में नाट्य शास्त्र में यानी 36 अध्याय है। आपसे पूछे कि नाट्य शास्त्र के अंतर्गत कितने अध्याय है, तो आपको बताने हैं कि नाट्य शास्त्र के अंतर्गत 36 अध्याय है। आपसे पूछे इसमें अध्याय कितने हैं, तो इसमें अध्याय है 36। और लगभग, और इसमें आपसे पूछे कि अध्याय तो 36 है, लेकिन श्लोक कितने हैं, तो श्लोक है इसमें लगभग 5,000 के समथिंग, 5,000 के समथिंग श्लोक है। ठीक है ना? कितने हैं? 5,000।
उसके बाद में अगर बात करें कि श्लोक भी हो गए इनके, अध्याय इसमें 36 है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें नाटक के जो सभी पक्ष है उनका विस्तृत विवेचन भी किया गया है। और नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना, जो काव्य की आलोचना है वो वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण और 10 दोष बताए गए हैं। नाट्य शास्त्र में क्या बताए गए हैं? एक तो 10 तो गुण है इसमें। कितने हैं? 10 गुण है। 10 गुण है और 10 ही दोष है। ठीक है। और 4 अलंकार है। इसके अंतर्गत कितने अलंकार है? 4। 4 अलंकार है। नाट्य शास्त्र में कितने अलंकार है? 4। तो उनके नाम देख लेते हैं। जैसे यमक है, उपमा, रूपक और दीपक, यानी यमक अलंकार। यमक अलंकार एक तो इसमें। दूसरा है इसमें रूप उपमा अलंकार है, उपमा। उसके बाद में अगर तीसरे की बात करें तो इसमें है रूपक अलंकार है, रूपक। और रूपक के बाद में बात करें तो दीपक। ठीक। ये इसमें 4 अलंकार है, यानी 4 अलंकारों की मीमांसा भी है इसमें। और इसमें रस एवं भाव का भी वर्णन दिया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। आपसे पूछे कि भरत मुनि ने, कि जो भरत मुनि जी है नाट्य शास्त्र में कितने रसों की संख्या मानी है, तो इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। कितनी मानी है? 8। 8 संख्या मानी है। ठीक है। ये सबसे मोस्ट है भरत मुनि जी। आप एक बार रिवीजन कर लो कि भरत मुनि ने भरत मुनि जी है ना, भरत मुनि ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पहला आचार्य माना जाता है। किसको? भरत मुनि को पहला आचार्य जी माना जाता है। इनका जो समय है वो 2य शताब्दी में, ये आचार्य बलदेव ने बताया है कि इनका जो समय कब माना है? 2य शताब्दी में। इनकी जो रचना है, इनकी रचना है काव्य शास्त्र। कौन सी रचना है इनकी? काव्य शास्त्र। और नाटक के इसमें जो काव्य शास्त्र है, इसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो नाट्य शास्त्र है इसे पंचम वेद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचम वेद भी कहा गया है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय है। इसमें कितने अध्याय है? 36। और इसमें श्लोकों की अगर संख्या पूछे आपसे तो इसमें 5000 के लगभग, 5000 के लगभग इसमें श्लोक है। ठीक है। और भरत मुनि ने इसमें 10 गुण 10 दोष बताए हैं। 4 अलंकार है जिसमें यमक, उपमा और रूपक और दीपक, ये 4 अलंकारों की मीमांसा है इसमें। ठीक है। अगर बात करें, ये सबसे मोस्ट है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या, नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है। ये आपको याद रखना है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार काव्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी मानी है, तो आपको बतानी है कि 8 संख्या मानी है। किसने मानी है? भरत मुनि ने। ठीक है। भरत मुनि ने 8 संख्या मानी है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं अगला। अगले कवि की बात करें तो अगला कवि है भामह। इसकी बात करते हैं हम, भामह की बात करते हैं। ठीक है। भामह की बात करते हैं। भामह। थोड़ा मोटा अक्षर लिखा गया। ठीक। भामह की बात करते हैं। अगर भामह की बात की जाए तो इनका जो समय है, यानी कब कार्यकाल रहा, इनका समय कब रहा था,
ये 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में निश्चित किया गया था। 6ठी शताब्दी यानी 6वीं शताब्दी में माना जाता है इनका समय। ठीक है। और ये किसने माना था? आचार्य बलदेव ने ही माना था। जैसे भामह को 2री शताब्दी आचार्य बलदेव ने माना था। आचार्य बलदेव, आचार्य बलदेव उपाध्याय। ठीक है, इनके अनुसार। अगली अगर बात की जाए इनकी, भामह कहाँ के निवासी थे? ये कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के थे? ये कश्मीर के निवासी थे। ठीक, कश्मीर के निवासी थे। और इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए तो रकिल क्रिल रैक्रिल गोमी था। इनके पिताजी का नाम अगर पूछा जाए कि भामह के पिताजी का नाम क्या है, तो आपको बताना है रैक्रिल इनके पिताजी का नाम है। गोमी, रैक्रिल गोमी। ठीक, उसके बाद में बात करो कि भामह ने अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र का संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया था। भामह की जो जो रचना है, भामह का जो ग्रंथ है, इनकी जो रचना है, उन रचना का नाम है, इनकी रचना है काव्य अलंकार। कौन सी है? काव्य अलंकार। ठीक, ये भामह की जो रचना है उसका नाम क्या है? काव्य अलंकार। जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। भामह ने काव्य अलंकार में परिच्छेदों के अनुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार बनाई है। जैसे प्रथम जो परिच्छेद है, यानी जो भामह का जो 6 परिच्छेद बताए हैं, इसमें इसने काव्य अलंकार में कितने परिच्छेद है? 6 परिच्छेद है। 6 परिच्छेद। इसमें पहले प्रथम परिच्छेद की अगर बात करते, यानी प्रथम की अगर बात की जाए, तो काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण किया गया है। जो प्रथम जो परिच्छेद है उसमें काव्य के साधन, यानी काव्य के लिए क्या क्या साधन होने चाहिए, साधनों की बात की गई है इसमें। ठीक, उसके बाद में लक्षण और भेदों की बात की है। लक्षण व भेदों की बात की है। भेदों का निरूपण। उसके बाद में बात करें दूसरा, तो द्वितीय और तृतीय में, यानी द्वितीय और तृतीय परिच्छेद में क्या बताया गया है? देखिए, द्वितीय और तृतीय जो परिच्छेद है उसमें अलंकार निरूपण, इसमें अलंकार की तीसरे यानी चौथे की बात की जाए, चतुर्थ जो नंबर का है, चतुर्थ जो परिच्छेद है उसमें 10 दोष निरूपण की बात की है, यानी 10 दोष के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक, उसके बाद में बात करें पंचम की बात करें कि न्याय विरोधी दोष निरूपण किया गया है। इसमें न्याय विरोधी दोष निरूपण की बात की गई है। ठीक है, छठे की अगर बात की जाए छठे की यानी जो षष्ठ है, जो छठा परिच्छेद है,
जो छठा परिच्छेद है उसमें बात की गई है शब्द शुद्धि की। इसमें बात की गई है शब्द शुद्धि की बात की गई है। शब्द शुद्धि निरूपण। ठीक, ये भामह के बारे में हम बात कर रहे थे। भामह के जो प्रमुख काव्य जो सिद्धांत है ना, इनकी जो परिभाषा दी गई है, देखिए इनकी जो महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो है शब्द तथा अर्थ दोनों को काव्य होना, यानी शब्दार्थो संहितो काव्यम। शब्दार्थो संहितो काव्यम, ये इसकी परिभाषा है। भामह ने वक्रोक्ति है ना, वक्रोक्ति अलंकार, तो सभी अलंकारों का प्राण माना है। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति जो अलंकार है वो सभी अलंकारों का प्राण माना है। सभी अलंकारों का प्राण माना है। एक रीति को न मानकर इनने काव्य गुणों का विवेचन किया है। भामह ने रीति को न मानकर, यानी रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन किया है। किसका विवेचन किया है? काव्य गुणों का विवेचन किया है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे थे भामह के बारे में। तो भामह का जो समय है वो छठी शताब्दी में है। छठी शताब्दी माना है आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार। ये कश्मीर के निवासी थे। इनके पिताजी का नाम रैक्रिल गोमित है। इनकी जो रचना है, इनकी रचना का नाम काव्य अलंकार है। कौन सी रचना है इनकी? काव्य अलंकार, जिसमें 6 परिच्छेद दिए गए हैं। प्रथम जो परिच्छेद है उसमें काव्य व साधन लक्षणों का भेदों का निरूपण किया गया है। दूसरा द्वितीय और तृतीय के अंतर्गत अलंकार का। चतुर्थ जो परिच्छेद है उसमें 10 दोष बताए गए हैं। पंचम जो परिच्छेद में उसमें बात है न्याय विरोधी दोष निरूपण की गई है। और जो छठा परिच्छेद है उसमें शब्द शुद्धि निरूपण की बात की गई है। इनकी जो परिभाषा है शब्दार्थो संहितो काव्यम। शब्दार्थो संहितो काव्यम, ये सबसे शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना जरूरी है। हमें क्या कहता है? शब्दार्थो संहितो काव्यम, यानी शब्द तथा अर्थ दोनों का होना काव्य में जरूरी है। वक्रोक्ति अलंकार को सभी अलंकारों का प्राण माना है इसने भामह ने। और भामह रीति को न मानकर ये काव्य गुण दोषों को मानता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।